हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर एपीपीएससी के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं 2021 के। चलिए अपने सेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, डैश आर द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट्स इन टिम्बर विच आर कॉज्ड ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस। सो इनमें से कौन से ऐसे डिफेक्ट हैं जो कि मोस्ट कॉमन है टिम्बर के अंदर और नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, चेक्स, नॉट्स, शेक्स एंड ड्राई रॉट, चेक्स एंड रिनगाल, तो यहाँ पे जो नेचुरल फोर्स की वजह से मोस्ट कॉमन डिफेक्ट टिम्बर में देखा जाता है बच्चों, वो होते हैं आपके नॉट्स। क्या होते हैं? नॉट्स होते हैं बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वुड। सो अगर आप देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, रेजिलियंस हो, स्टिफनेस हो, ये सारी की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं। पर अगर टर्माइट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर ज्यादा किया जाता है। तो आपकी टर्माइट रेजिस्टेंस इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वुड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Moving towards the next question, in the softening point test of bitumen with the help of ring and ball apparatus, what is the diameter in centimeter of the steel ball? तो यहाँ पर जो स्टील बॉल का डाया होता है वो कितना होता है जब आप सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं बिटुमिन के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट पे एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ये कौन से अपराटस पे किया जाता है, तो रिंग एंड बॉल अपराटस पे किया जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये पीवाईक्यू में इस तरीके से पूछा हुआ है कि आप जो बॉल यूज करते हो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करने के लिए बिटुमिन में, तो उसका डाया कितना होता है। तो इसका जो डाया होता है बॉल का बच्चों वो होता है 0.95। तो 0.95 के अराउंड यहाँ पे स्टूडेंट्स रहता है इसका बॉल का डाया, जो कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज। देखिए जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है ना, जैसे कि एक वाटर शेड है, दिस इज द आउटलेट पॉइंट। ये क्या है? आउटलेट पॉइंट है। और ये फार्देस्ट पॉइंट है या फिर रिमोट पॉइंट है या फार्देस्ट पॉइंट है। तो इस फार्देस्ट पॉइंट से जितना टाइम लगा आने के लिए आउटलेट में, मतलब निकासी में आने के लिए कितना टाइम लगा, उसी को आप टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन जो इसके साथ तर्कसंगत रहेगा वही हमारा आंसर होने वाला है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, टाइम नीडेड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट इन अ वाटरशेड टू द वाटरशेड आउटलेट। टाइम नीडेड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम द अपस्ट्रीम पॉइंट इन अ वाटरशेड टू द वाटरशेड आउटलेट। टाइम नीडेड फॉर अ वाटर टू फ्लो फ्रॉम द मोस्ट रिमोट पॉइंट इन अ वाटरशेड टू द वाटरशेड आउटलेट, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आप ये ऑप्शन दोबारा पढ़ेंगे, वो टाइम जो कि पानी को लगा रिमोट पॉइंट से आने के लिए वाटरशेड के आउटलेट तक, उसको क्या कहा गया? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। शायद यही मैंने आप लोगों को भी बताया था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग द रिबाउंड हैमर टेस्ट इज। देखिए जो एक्यूरेसी होती है आपकी रिबाउंड हैमर टेस्ट की, रिबाउंड हैमर टेस्ट बेसिकली होता क्या है? ये एक तरीके का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है कंक्रीट का। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब बिना किसी डिस्ट्रक्शन के जो टेस्ट किए जाते हैं उनको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में बच्चों रखा जाता है। सो जो एक्यूरेसी होती है ऑफ द प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग द रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये लगभग होती है आपकी ±25%। कितनी? ±25% के अराउंड बच्चों यहाँ पे रहती है। सो ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉलम स्लाइस इज प्रोवाइडेड विद फिलर एंड हेयरिंग प्लेट्स। देखिए कॉलम स्लाइस में इट इज प्रोवाइडेड विद फिलर एंड हेयरिंग प्लेट्स व्हेन। कब उस कॉलम स्लाइस में फिलर और हेयरिंग प्लेट्स प्रोवाइड की जाती हैं? जब उनकी डेप्थ जो होती है दो कॉलम सेक्शंस की, जब वो बराबर होती हैं, जब उनकी डेप्थ अलग होती हैं, अगर जो डेप्थ है ऑफ द टू कॉलम सेक्शन लार्ज एंड डिफरेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो बच्चों जो कॉलम स्लाइस होता है, इट इज प्रोवाइडेड विद फिलर एंड हेयरिंग प्लेट्स व्हेन द डेप्थ ऑफ द टू कॉलम सेक्शंस आर डिफरेंट। अगर डेप्थ डिफरेंट होगी तब ऐसा किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, द कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन द रूफ ट्रस एंड ब्रेसिंग आर कॉल्ड एज। देखिए आप लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है कंप्रेशन मेंबर ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस चाहे ठीक है ब्रेसिंग नहीं भी पढ़ा हो, रूफ ट्रस सबको पता होता है ऑलमोस्ट। और रूफ ट्रस में भी जो सबसे कॉमन टाइप होता है किंग पोस्ट ट्रस, वो आप लोगों ने फॉर श्योर देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे दो मेंबर्स आपको याद रखने हैं, एक तो टाई और दूसरा स्ट्रट्स। टाई आपका बच्चों होता है टेंशन मेंबर, टाई इज अ टेंशन मेंबर, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्ट्रट्स जो होते हैं रूफ ट्रस में वो होते हैं कंप्रेशन मेंबर। स्ट्रट्स क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके कंप्रेशन मेंबर, ठीक है ना? तो ये याद रखना ही है। तो यहाँ पे तो उसने मेंशन किया है कि जो कंप्रेशन मेंबर होता है रूफ ट्रस का उसको क्या कहा जाता है, जो कंप्रेशन मेंबर होता है रूफ ट्रस का एंड बेसिंग्स का उसको स्ट्रट्स कहते हैं। बूम भी कंप्रेशन मेंबर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। कंप्रेशन मेंबर ऑफ क्रेन इज नोन एज बूम,
ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रूफ ट्रस उसने बोला हुआ था, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, स्ट्रट हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आरसीसी शॉर्ट कॉलम, एक आरसीसी शॉर्ट कॉलम है विद लेटरल ट्राइस और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और उस क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशन है कितनी है, 300 इंटू 400 mm, है ना। तो अगर यहां से हम एरिया भी निकालेंगे तो ग्रॉस एरिया हमारे पास आ जाता है विच इज इक्वल टू 300 इंटू 400 mm स्क्वायर, ग्रॉस एरिया हमारे पास निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इट इज रेनफोर्स्ड विद 4 मेंबर्स ऑफ 16 mm डाया लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स कितनी है, 4, और जो उनका डाया दे रखा है, दैट मींस जो फाई दे रखा है वो 16 mm यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। द ग्रेड ऑफ द स्टील एंड कंक्रीट आर, जो ग्रेड दे रखा है, तो मतलब FY की वैल्यू 415 है और FCK आपको दे रखा है 20। सो 20 इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, है ना। तो FCK की वैल्यू आपको 20 मेगापास्कल दे रखी है और FY आपको 415 दे रखा है। Neglecting the eccentricity effect, considering limit state, the axial load carrying capacity of the column and decimal place can be neglected. So यहाँ पे पूछ रहा है the axial load carrying capacity of the column. So जो axial load carrying capacity का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है आपके पास, 0.4 FCK into AC plus 0.67 FY into AS। यहाँ पे जो AC है, this is the area of concrete, AS is the area of steel। अगर आप पीछे क्वेश्चन में देखेंगे, आप लोगों ने देखा था ग्रॉस एरिया के लिए मैंने वहां पे 300 इंटू 400 mm स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ से टोटल एरिया आप लोगों को पता चल जाएगा, राइट। एरिया ऑफ स्टील अगर मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ स्टील के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगेन नंबर ऑफ बार्स कितनी है इंटू एरिया ऑफ 1 बार इंटू एरिया ऑफ 1 बार। तो एरिया ऑफ 1 बार जो उसके लिए एरिया ऑफ स्टील लिखेंगे, एरिया ऑफ 1 बार कितना हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बाय 4, है ना। नंबर ऑफ बार्स भी आपके पास कितनी दे रखी है बच्चों, 4 ही दे रखी है। नंबर ऑफ बार्स भी कितनी दे रखी है, 4 ही दे रखी है। तो एरिया ऑफ स्टील आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। निकाल लेंगे आप लोग एरिया ऑफ अपना स्टील, 4 से 4 से चला जाएगा, तो पाई d स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ग्रॉस एरिया आ गया, हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया, पर हमें एरिया ऑफ कंक्रीट अभी भी नहीं पता। तो एरिया ऑफ कंक्रीट आप कैसे निकालेंगे, अगर मैं ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा बच्चों। क्योंकि FCK तो मुझे पता है, मुझे FY की वैल्यू भी पता है, मुझे AS भी पता था, मुझे AC नहीं पता था। AC निकालने के लिए मैंने क्या किया, ग्रॉस एरिया मुझे पता था, ग्रॉस एरिया में से मैंने एरिया ऑफ स्टील को माइनस कर दिया, तो मुझे एरिया ऑफ कंक्रीट यहाँ पे पता चल गया, ठीक है ना। अब जब सारी वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी, उन वैल्यूज को उठा के उस फॉर्मूले में बस मुझे पुट करना है और आंसर निकालना है, जो कि कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे गिवन था डाटा आपके पास, सेक्शनल एरिया जो हमने ग्रॉस एरिया निकाला वो कितना निकाला, 120 एंड 000 mm स्क्वायर निकाला। एरिया ऑफ स्टील आपके पास आया 804.25 mm स्क्वायर। जैसे मैंने आपको समझाया है, बस वैल्यूज देखनी है आपको। कंक्रीट एरिया आपके पास जो आया, मतलब इस एरिया में से जब आप ये 804.25 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो एरिया आएगा 119 mm स्क्वायर के अराउंड यहाँ पर एरिया आ जाएगा आपके पास। इन सारी वैल्यूज को उठा के जब मैंने उस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट किया बच्चों, तो हमारे पास कुछ जो आंसर आया वो आया 1177 किलो न्यूटन के अराउंड। कितना, 1177 किलो न्यूटन के अराउंड आया। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुझे 1177 तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना 1177, पर इसके नियर बाय अगर मैं देखूं, लगभग ये 1200 हो गया, 1200 के आसपास नहीं है, तो 1323 मेरे पास जा रहा है। सो मैं इसी को एज एन आंसर चुनूंगी एज फार एज द ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है। उन ऑप्शंस को कंसीडर करके आई विल गिव आंसर एज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A steel wire is bent into a circular shape of 10 mm radius। एक स्टील वायर को एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया गया, जिसका जो रेडियस रखा गया 10 मीटर के अराउंड यहाँ पर रखा गया, with maximum stress brought in the wire of 2 into 10⁻³ kg per centimeter square। तो मतलब सिग्मा की वैल्यू आप लोगों को दी है 2 into 10⁻³ kg per centimeter square। आपको E की वैल्यू भी बच्चों यहाँ पे दी हुई है, which is 2 into 10⁻⁶ kg per centimeter square, राइट। अब यहाँ पर देखिए, उसने आप लोगों से पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ स्टील वायर इन mm। स्टील वायर का डायमीटर पूछा है। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन, बेंडिंग इक्वेशन हम लोगों ने सबने पढ़ी है, M/I इज इक्वल टू σ/y इज इक्वल टू E/r। हम सभी ने बेंडिंग इक्वेशन फॉर श्योर पढ़ी होगी। यहाँ पे जो डाटा गिवन है, जिसमें आपको सिग्मा गिवन है, जिसमें आपको E गिवन है, तो उसके हिसाब से आप इन दोनों को ले सकते हो।
y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब ये पूरा जो डाया है इसका, अगेन ये तो 20 मीटर का है क्योंकि रेडियस 10 मीटर का है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, मतलब मान लीजिए ये वाला वो पॉइंट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितना, d/2 लेंगे हम लोग, d/2 ही लेंगे ना। तो मैक्सिमम जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और वही आपका क्या होता है बच्चों, y होता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, d/2 हो जाएगा, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर अब आपके पास y भी है, e भी है, सिग्मा भी है। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, EY अपॉन R, उसी रिलेशन से मैंने लिखा है, और y d/2 है तो उसको भी पुट कर दीजिए, तो ED अपॉन 2R यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। अब इसको जरा लेके चलते हैं, सिग्मा इंटू 2R, हमें क्योंकि d की वैल्यू बच्चों निकालनी थी तो मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूं, सिग्मा इंटू 2R डिवाइडेड बाय E, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करें, सिग्मा की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू R था आपका 10 मीटर, 2 इंटू 10⁻³ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। E की यूनिट भी सेम है, विच इज 2 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनकी यूनिट्स तो आपस में कैंसिल डाउन हो जाएंगी, जो आंसर आएगा वो आपका जिसे कहते हैं मीटर में ही मिलेगा। फिर ऑप्शंस के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो बच्चों। सॉल्व करेंगे जरा इसको, 2 से 2 चला गया, अब ये क्या बच गया ऊपर, 2 इंटू अगेन यहाँ से 4 10 मतलब 10⁴ ऊपर है, 10⁶ नीचे है, जब सॉल्व करेंगे 10⁻⁻² आ जाएगा। तो इतना मीटर आ गया आपके पास क्या, डाया कितना मीटर आ गया, 2 इंटू 10⁻², विच इज इक्वल टू 0.02 मीटर्स, है ना। ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन में आपको जिसे कहते हैं, ऑप्शन आपको mm में देना है आंसर, ऑप्शन में आंसर mm में देना है। जरा इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, आप सभी को पता होगा ये कन्वर्जन वाला सिस्टम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर्स। मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाता है बच्चों, है ना, और मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 1000 किया जाता है। तो हमें तो मीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1000 करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल कम इन mm। आंसर कितना आ जाएगा, 20 mm आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो 20 mm इज द डाया ऑफ द वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू, 20 mm क्या है, डाया ऑफ द वायर है आपका। क्लियर, सो ऑप्शन डी जा रहा है इसके साथ, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। Which is the formula used to calculate the corrections for latitude and departure? इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है लैटिट्यूड ऑफ डिपार्चर की करेक्शन के लिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो आप टू कैलकुलेट द करेक्शन फॉर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर? देखिए सो यहाँ पे बॉर्डिच रूल यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑल ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम एज डिस्टेंस फॉर रिवेट्स इज 1.5 टाइम्स ऑफ। एज डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपकी स्टील की प्लेट है और ये वो होल्स हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं, इसमें ये वो हमने होल्स बनाए हैं, राइट। सो यहाँ पर एज डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर ये दिस इज द एज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय ई। इस होल का कितना डिस्टेंस है एज से, दैट इज द एज डिस्टेंस। और ये कितना होना चाहिए मिनिमम ये होना चाहिए 1.5 टाइम्स ऑफ द होल डाया। होल का जो डाया है उसका 1.5 टाइम्स मिनिमम ये रहना चाहिए। तो मिनिमम एज डिस्टेंस आपका 1.5 टाइम्स ऑफ द होल डाया होना चाहिए। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, राइट। Next question is dash is defined as the number of vehicles that pass a point on a highway or a given lane or direction of highway during a specific time interval. So अगर आप इनकी सबकी डेफिनेशन देखेंगे तो हाईवे ट्रैफिक वॉल्यूम को डिफाइन किया जाता है the number of vehicles that pass a point on a highway during a specified time interval. So option B is the correct answer for this particular question. Clear? Moving towards the next question, which method is used for locating the station points? आप सभी लोगों ने प्लेन टेबल सर्वे फॉर श्योर पढ़ा होगा, और जो मेथड्स होते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, रेडिएशन मेथड होता है, इंटरसेक्शन होता है, ट्रेवर्सिंग होता है, रिसेक्शन होता है, ये कुछ मेथड्स हैं। इनमें से जो रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जबकि जो ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन वाले हैं ये आपका टेबल जो आपका स्टेशन पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करने का में यूज आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेडिएशन, ट्रैवर्सिंग और इंटरसेक्शन मेथड 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन कोई मेथड नहीं है। तो यहाँ पर रेडिएशन और इंटरसेक्शन तो पॉइंट को लोकेट करने के लिए काम में आता है। ये एक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए
और ये इनएसेसिबल के लिए, ये इनएसेसिबल के लिए। तो यहाँ पर स्टेशन पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो मेथड यूज में लेकर आया जाएगा वो ट्रैवर्सिंग होगा बच्चों। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थियोडोलाइट कैन बी यूज्ड टू मेजर। तो थियोडोलाइट अपने आप में एक पूर्ण इक्विपमेंट है और ये आपका चाहे वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो चाहे वो वर्टिकल एंगल हो, दोनों को मेजर करने का काम करता है। सो इट कैन बी यूज्ड टू मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। सो ऑप्शन सी इसके साथ बिल्कुल सही जाएगा बच्चों। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइजन रेशियो इज, देखिए जो पॉइजन रेशियो होता है आपका, ये रेशियो होता है लिटरल स्ट्रेन टू दैट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। रेशियो होता है लिटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपको नहीं दिख रहा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को ही आप लीनियर स्ट्रेन के टर्म्स में जानते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ लिटरल स्ट्रेन टू दैट ऑफ द लीनियर स्ट्रेन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per IS 456/2000, the dash strength of M25 grade of concrete is 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की M25 के लिए 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर? देखिए कंप्रेसिव हो नहीं सकता, शेयर भी नहीं होगा, क्रशिंग भी नहीं होगा। अगर हम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को देखें, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.7 टाइम्स टू दैट ऑफ द अंडर रूट ऑफ FCK। तो 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK कितना है? 25 है यहाँ पर बच्चों। तो 0.7 into 5 आ जाएगा, है ना, रूट 25 इज इक्वल टू 5 ओनली। तो ये आता है आपका 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 3.5 मेगापास्कल, राइट। सो यहाँ पर एज पर IS 456/2000 द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस EC स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। सो यहाँ पे जो बेसिकली EC की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? एज पर द कोल्ड प्रोविजन ये होती है 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। यहाँ पे जो भी ये आंसर दिख रहा हो वही आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन ए ही अगर आप देखो 5000 अंडर रूट ऑफ FCK यही जा रहा है इसके साथ। सो यहाँ पर EC की वैल्यू कितनी होती है? 5000 अंडर रूट ऑफ FCK एज पर IS 456/2000। क्लियर? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सर्टेन सॉइल हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.71, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है 81.3%, वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है 20% के अराउंड। तो आप लोगों से पूछा है यहाँ पे पोरोसिटी कितना होगा भैया? अब सभी को पता है, या तो यहाँ पे E गिवन होता या कुछ और डाटा गिवन होता कि मैं N निकाल पाती, राइट। तो यहाँ पे लेकिन जो तीन चीजें दी है, मुझे पता है एक रिलेशन जो इनको रिलेट करता है, ES इज इक्वल टू WG। यहाँ से मैं E की वैल्यू निकाल लूंगी विच इज इक्वल टू WG अपॉन S। जहां मुझे E पता चल गया, मुझे E और N का रिलेशन पता है विच इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। N का फॉर्मूला क्या होता है? E अपॉन 1 प्लस E, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे E की वैल्यू पता चल जाएगी, मैं इसमें पुट करके वो आंसर निकाल सकती हूँ। अब E की वैल्यू निकालने के लिए W कितना है? 0.2, 20% बोले तो 0.2 इंटू 2.71 विच इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 81.3%, तो मैं इसको 0.813 लिख सकती हूँ, राइट। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। देखिए मैं भी कैलकुलेट करूँ, आप भी करिए। ये आ रहा है 0.666। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 0.2 इंटू 2.71 डिवाइडेड बाय 0.813। तो 0.666 आ रहा है। इसको नियरली इक्वल टू आप लिखेंगे 0.67 में, ठीक है। E आ गया 0.67। पोरोसिटी निकालने के लिए बोला था E अपॉन 1 प्लस E पुट करें और आंसर निकालें 0.67 होल डिवाइडेड बाय 1.67। अब आंसर निकाल के देखें कितना आ रहा है। लेट्स चेक, प्लीज चेक द राइट आंसर। देखिए कितना आ रहा है आंसर। 0.67 डिवाइडेड बाय 1.67, ये आपका आ रहा है बच्चों 0.40। कितना आ रहा है? 0.40 आ रहा है। परसेंटेज में देखेंगे तो 40% वुड बी द आंसर। तो ऑप्शन सी जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ हालांकि यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया है, पर 40% ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू डैश इज नोन एज स्लेकिंग। देखिए लाइम की जब ये बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं क्विक लाइम की, ठीक है ना। तो ये इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर लविंग होता है, वाटर फिलिक होता है।
तो इसमें जब पानी मिलाया जाता है तो ये एकदम कन्वर्ट होता है CaOH होल ट्वाइस में, विच इज अ स्लेक्ड लाइम। इसी को क्या कहा जाता है? स्लेक्ड लाइम कहा जाता है, या हाइड्रेटेड लाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड लाइम भी इसको बच्चों कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लाइम में पानी डाला जाता है और वो जिसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्लेकिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? स्लेकिंग कहा जाता है, ठीक है ना। और ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइम शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल। तो स्लेक्ड लाइम या फिर ये हाइड्रेटेड लाइम ही इट शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल, क्योंकि दिस स्लेक्ड लाइम हैज हाई एफिनिटी फॉर CO2। तो जैसे ही इसको CO2 मिलेगा ये उसके साथ रिएक्ट करके वापस से प्रेसिपिटेट बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए दिस लाइम शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है स्लेकिंग का, इसमें लाइम किस में कन्वर्ट होता है? स्लेक लाइम में या फिर हाइड्रेटेड लाइम में। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बच्चों आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिलियंस इन द मटेरियल इज नोन एज। देखिए जो रेजिलियंस होती है किसी भी मटेरियल में, क्या वो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होती है विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, क्या वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, क्या वो पार्शियल स्ट्रेन एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, या फिर वो इनिशियल स्ट्रेन एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी। सो रेजिलियंस होता है जो मटेरियल में it is known for the total strain energy which is stored in our body. So option B is the right answer for this particular question. Clear all of you? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। This is the last question of the day. बहुत जल्दी पार्ट 2 के साथ भी मिलेंगे बच्चों। इनको हमने पार्ट से बनाया है PYQs को, तो नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।